जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि काफी ये अच्छा और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इसके बारे में कुछ देखते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले इस वीडियो में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1757 ईस्वी के प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लेने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा गया। इसी शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किए गए। तो उसी एक्ट को आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दोस्तों, यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अर्थात दोस्तों कंपनी के शासन पर दोस्तों संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। पॉइंट है दोस्तों, इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली है। तो इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी एक्ट के तहत इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब है दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। यानी इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया तथा मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल हुए दोस्तों। तो इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल हुए दोस्तों ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हुए थे। इसी एक्ट के तहत दोस्तों कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद के 4 सदस्य थे। यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार की स्थापना की गई इस एक्ट के तहत कि जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद के 4 सदस्य थे। यानी फिर इस एक्ट के तहत कलकत्ता का मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी इसी एक्ट के तहत दोस्तों तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में एग्जाम में कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? ये सर एलिजा इम्पे थे।
तो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, और अन्य जो 3 न्यायाधीश थे दोस्तों, अन्य 3 न्यायाधीश थे, ये थे दोस्तों चैम्बर्स थे, लिवेंस्टर थे और हाइड थे। मुख्य न्यायाधीश, तो एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे हो गए दोस्तों, अन्य 3 न्यायाधीश हो गए दोस्तों, अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स हो गए, लिवेंस्टर हो गए और हाइड थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर दोस्तों, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। वो ब्रिटिश सरकार को इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। फिर भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया दोस्तों। अब है दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इस एक्ट के तहत दोस्तों कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी तो पूछा जाएगा दोस्तों कि कलकत्ता की सरकार को किस एक्ट के तहत बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो आपको बताना है दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 द्वारा। अब देखेंगे दोस्तों 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे। तो इस एक्ट के तहत दोस्तों, इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यानी 84 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। जैसे एक में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ये व्यापारिक मामलों के लिए था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था दोस्तों, ये राजनीतिक मामलों के लिए। तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया था दोस्तों, और दोहरे प्रशासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था जो कि व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था जो कि राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। तो पहले हम देखे थे दोस्तों 1773, तो उसके 10 साल बाद दोस्तों 1784, एक लॉजिक बैठा लीजिए कि इसके 10 साल बाद 1784 आएगा, हालांकि 1783 होना चाहिए लेकिन एक लॉजिक रखिए। फिर उसके बाद 1793 आएगा इसके 10 साल बाद, 1793, फिर इसके 1713 आएगा दोस्तों, 13 आएगा, 1813 आएगा इसके 20 साल बाद, फिर 1833 आएगा दोस्तों इसके 20 साल बाद। तो ऐसे एक लॉजिक बिठा लेना है और याद रखना है कि एक कब आया था, कौन सा एक्ट आया था। अब देखिए दोस्तों, अब 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। तो इस 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत दोस्तों नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। इस याद रखिएगा दोस्तों। फिर आगे कह रहा है 1800, अब आता है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी 1793 के जस्ट कितने साल बाद दोस्तों, 20 साल बाद 1783 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत दोस्तों एक में है कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष, कंपनी इसी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया कंपनी को, किंतु चीन एवं दोस्तों और पूर्वी देशों के साथ चाय के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। तो पूछेगा दोस्तों
किंतु चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर तीसरे नंबर में कहा गया है 1813 ईस्वी से पहले ईसाइयों पादरियों को की आने की आज्ञा नहीं थी। कहाँ? इंडिया में आने की आज्ञा नहीं थी दोस्तों। 1813 ईस्वी से पहले ईसाइयों और पादरियों को इंडिया में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 ईस्वी के ही इस अधिनियम 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों ईसाई और पादरियों को भारत आने की सुविधा मिली। तो 1813 से पहले ईसाइयों और पादरियों को भारत आने की इजाज़त नहीं थी दोस्तों, लेकिन 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत 1813 ईस्वी के ईसाई और पादरियों को भारत आने की सुविधा मिली। अब है दोस्तों 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम यानी कि 1813 से 20 बढ़ा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1833। ऐसे लॉजिक बैठा के चलते रहिएगा। फिर इस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः समाप्त कर दिया गया। जो था थोड़ा बहुत व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ और चाय के व्यापार करने के लिए चीन उनके साथ, तो इस 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः दोस्तों समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पूछेगा दोस्तों किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 3 में है इसी अधिनियम के तहत विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य तथा 1843 ईस्वी में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत दोस्तों 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1833 ईस्वी में दोस्तों 1833 ईस्वी में दास प्रथा का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया। तो 1833 ईस्वी के ही चार्टर अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा का क्या कर दिया गया दोस्तों? उन्मूलन कर दिया गया। विधि आयोग और इसी अधिनियम के अधिनियम के तहत विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जो कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो किसके अध्यक्षता में विधि आयोग की दोस्तों पूछेगा कि किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई? तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और कब की गई? तो दोस्तों ये विधि आयोग की नियुक्ति की गई। और किस अधिनियम के चार्टर अधिनियम के तहत? तो दोस्तों ये 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत विधि आयोग की लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन कर दिया गया। अब दोस्तों 1833 ईस्वी के बाद दोस्तों हम 1853 ईस्वी का देखेंगे, यानी 20 वर्ष बाद देखेंगे दोस्तों, यानी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्या देखेंगे दोस्तों? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था दोस्तों की गई। तो सेवाओं को नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया दोस्तों, और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम के तहत? 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
तो किसके लिए दोस्तों, ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था जो की गई नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त करके, तो इसके लिए दोस्तों 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो पूछा जाएगा दोस्तों कि मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई, तो ये 1854 ईस्वी में, और किस अधिनियम के द्वारा, तो ये 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब कहा गया है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिक प्रशासनिक कार्यों को दोस्तों ये अलग कर दिया गया है। तो इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायिक प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में छः नए पार्षद जोड़े गए। इसके तहत दोस्तों 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए। अब हम देखेंगे दोस्तों 1858 ईस्वी को चार्टर, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। अब इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो पूछा जाएगा दोस्तों किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो ये बताना है दोस्तों 1858 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत। 2 में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में दोस्तों मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी द्वारा, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए और 7 सदस्य कंपनी द्वारा। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई किस अधिनियम के तहत, तो 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत, और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी द्वारा। अब मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1858 ईस्वी के ही अधिनियम के तहत दोस्तों मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 4 में है दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। तो हमने पीछे देखे हैं कि 1784 ईस्वी में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोस्तों राजनीतिक मामलों के लिए था। तो इसको 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त कर दिया गया। भारत में संचालन समिति के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नियुक्ति की गई। तो भारत में संचालन समिति के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया की नियुक्ति की गई किस अधिनियम के तहत, तो ये दोस्तों 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत अब नियुक्ति की गई। अब कह रहा है दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का 1858 ईस्वी में देखे थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। और इसमें 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कहा गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस समय लॉर्ड जो कैनिंग थे दोस्तों, वो अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम वायसराय हुए। तो पूछेगा दोस्तों कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है और पहला वायसराय कौन है, तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, प्रथम वायसराय। अब देखेंगे दोस्तों 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की
गवर्नर जनरल की दोस्तों कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इस अधिनियम में ही 1861 ईस्वी के अधिनियम में ही गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया दोस्तों। और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। और विभागीय प्रणाली प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो 1861 ईस्वी के तहत ही भारत परिषद अधिनियम के तहत ही दोस्तों गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का दोस्तों शक्ति प्रदान कर दिया। और बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ नोट में देख लेंगे दोस्तों, नोट में यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों जो कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं एक दूसरे इसके पार्ट 2 वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।